एमपीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का दोस्तों हमारा ये वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे 3 मार्कर क्वेश्चंस की जो यूनिट 1 से संबंधित है। और यूनिट 1 की बात करें तो हम बात कर रहे हैं 2020 का जो नवीन सिलेबस है उसके अनुसार हम यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। तो पिछले प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस यूनिट 1 से संबंधित पूछे गए हैं और नए साल में क्या पूछ सकते हैं, तो इसके कॉम्बिनेशन के लिए हम 3 मार्कर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस सीरीज का ये हमारा वीडियो 1 है, लेक्चर 1 रहने वाला है। इसके बाद जो है हम आने वाले तमाम यूनिटों की चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी एमपीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे 1 की। तो सबसे पहले यूनिट 1 की हम बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस हमें पता है कि जनरली जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें जो टॉपिक्स होते हैं जैसे भारतीय संविधान की विशेषताएं, मूल ढांचा, प्रमुख संशोधन, जो वैचारिक तत्व है जैसे कि उसकी प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, और जो नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, और जो केंद्र राज्य के बीच में संबंध है, न्यायिक सक्रियता है, न्यायिक पुनरावलोकन है, लोक अदालत है, और इस प्रकार के जो जनहित याचिका वाले टॉपिक है वो इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर निकाला है हमारे पिटारे में से कि लास्ट ईयर क्या इस टॉपिक में से पूछे गए थे और अब क्या पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि भारतीय संविधान की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का प्रभाव है। मतलब यहाँ पर हमें पता है संविधान की हमारी एक मुख्य विशेषता है कि हमारे भारत का संविधान जो है विश्व के भिन्न संविधानों के स्रोतों से विहित है। हमने हमारे देश के अनुकूल वहां पर किससे क्या है इंपॉर्टेंट चीजें उठाई हुई है। तो अगर यूएसए की हम बात करें कि यूएसए के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है, तो 3 मार्कर क्वेश्चन है। आप 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सभी चीजों को कवर किया है। तो उद्देशिका का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका की भी जो संविधान है उसमें प्रस्तावना शामिल है जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियली रिव्यू लिया गया है। फंडामेंटल राइट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से किस प्रकार हटाया जाए, और वित्तीय आपात जैसी अवधारणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी मेंस 2019 में आया हुआ था। तो अब आप समझ जाइए कि अब इस क्वेश्चन को, टॉपिक को कवर करने के लिए आपके इसको सारे जो है सोर्सेस याद होने चाहिए। जैसे कि आपको याद होना चाहिए कि भारत शासन अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उससे क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी, सोवियत संघ जिसको हम रूस कहते हैं, रूस के संविधान से, या फिर फ्रांस के संविधान से, साउथ अफ्रीका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से, और ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। सारे सोर्स आपको याद करना है, मतलब आपको अगर क्वेश्चन आता है तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी एमपीपीएससी 2019 में पूछा गया था कि बंधुत्व का अर्थ समझाइए। तो बंधुत्व का अगर हम सामान्य भाषा में अर्थ निकाले तो इसका अर्थ होता है भाईचारे की भावना, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख दे रखा है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये अर्थ निकलता है। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा है? बहुत ही एक टिपिकल क्वेश्चन था, एक वर्ड का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर हमें इसके बारे में जो है अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत के संविधान को जो अर्ध संघीय संविधान कहा है वो केसी वियर ने कहा था। कहीं कहीं पर केसी जो है वियर, ठीक है, केसी वियर ने कहा था, और कहीं कहीं पर जो है केसी वेरे मिलेगा आपको। जब लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो केसी वेरे मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें पता है कि हमारा जो संविधान है उसमें एकात्मकता और जो संघीय ढांचे हैं दोनों के गुण पाए जाते हैं, और कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में है। अब एकात्मक क्या लक्षण है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो एक सशक्त केंद्र है, एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, संविधान का जो लचीलापन है, एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और आपातकालीन जो प्रावधान है वो एकात्मकता लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार संघीय सरकार मतलब 2
दो सरकारें हमें पता है, राज्यों में भी सरकार होती है और केंद्र में भी सरकार होती है। शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की कठोरता है, ठीक है, इधर नरम वाला पॉइंट था और इधर कठोर वाला पॉइंट है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, इधर एकीकृत न्यायपालिका लिखा था, हम पढ़ा था हमने, और इधर है स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदन, तो ये संघीय लक्षण है। तो इसके आधार पर भारत के संविधान को कई लोगों ने कई संज्ञा दे रखी है, जैसे अर्ध संविधान कहा है केसी वियर ने। बार्गेनिंग फेडरलिज्म इसको कहा है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब संघीय, तो फेडरलिज्म कहा है इसको मॉरिस जोन्स ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है इसको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है ग्रैनविल ऑयस्टीन ने। और फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा है इसको आइवर जेनिंग्स ने। तो एक क्वेश्चन है तो आपको दूसरी चीजें भी याद रख लेना है, आप समझ लीजिए, यहाँ से कुछ भी पूछेंगे तो हम कैपेबल रहेंगे लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो हमें पता है जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में किया गया था और प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार परिवर्तन हुआ है और ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पर हमें ये याद रखना है, ठीक है। आप चाहे तो 42वें संविधान संशोधन के बारे में और भी कुछ विशेष चीज लिख सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत के संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारत के संविधान का जो प्रारूप है वो तैयार किया गया था किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा। प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था और उसके जो है 7 इसमें मेंबर थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। अब इसके जो 7 सदस्य की बात करें तो आप चाहे तो इनके 7 सदस्य भी लिख सकते हैं। हम आपको एक पैटर्न बताते हैं जिससे आपको सारा याद रहेगा। मुख्य रूप से इसमें सारे मैक्सिमम कृष्ण जी के नाम छुपे हुए। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर कृष्ण जी का नाम है। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, माधव राय एन माधव राय, ये BL मित्रा की जगह पर थे। टी कृष्णमाचारी, टी कृष्णमाचारी, ये DP खेतान की जब डेथ हो गई थी उनकी प्लेस पर आए थे। तो 4 नाम तो आपको याद हो ही गए होंगे। अब एक है BR अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे वो खुद ही होंगे, ठीक है, 5 नाम याद हो गए। बचते हैं 2, तो एक है KA मुंशी और एक है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो इस प्रकार से 7 सदस्य हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात जब समिति की आ रही है तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन इस टॉपिक को कवर करना है तो आपको सारे संविधान समितियां याद हो जानी चाहिए। तो भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा द्वारा कई समितियां का गठन किया गया था, लेकिन हम यहाँ पर मेनली 8 समितियों के बारे में ही जानना चाहेंगे या जानना चाहिए हमें, जो हमारे लक्ष्मीकांत में दे रखी है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। इसने फरवरी 1948 में अपनी रिपोर्ट दी थी और 8 महीने तक लोगों की शिकायत, आलोचना, सुझाव इन्होंने सुने थे। फिर इन्होंने सेकेंड ड्राफ्ट दिया था अक्टूबर 1948 में और इस तरीके से लास्ट ड्राफ्ट जो है 4 नवंबर 1948 को पेश हुआ था। संविधान को पहली बार यहीं पर पढ़ा गया था। तो इस प्रकार से हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर और चीजें क्वेश्चन एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि सरदार पटेल किस समितियों के अध्यक्ष थे जो संविधान सभा द्वारा गठित थी? किन समितियों के अध्यक्ष थे? तो हमें सरदार पटेल की याद रखनी चाहिए। तो प्रांतीय संविधान समिति, इसी प्रकार फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के सरदार पटेल अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें तो इसको सुन लीजिएगा, तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, जो राज्यों से समझौता वाली समिति थी, उसके अध्यक्ष भी जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 2 मुख्य समितियों के अध्यक्ष थे, तो जिनका नाम है प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। तो आपको कुल मिलाकर इतनी समितियां याद रखनी है। ये टॉपिक कवर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप लिख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो वही क्वेश्चन आ गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये सारे क्वेश्चन जो है अब तक ये सभी MPPSC 2019 में पूछे गए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आया था। तो इसका उत्तर है प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का संविधान विश्व का प्रथम संविधान का जो संवैधानिक ये बृहत्तम है, एक्चुअल में प्रथम नहीं है,
तो बृहत्तम मतलब बड़ा संविधान दस्तावेज है, स्पष्ट करें। ठीक है, पूछा गया था कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इस चीज को स्पष्ट करना है। 3 मार्क का क्वेश्चन में है और ये एमपीपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया था। तो हमें लिखना है कि भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें एक प्रस्तावना है, 465 प्लस अनुच्छेद है, संख्यांक जो है 395 ही है। 395 का मतलब है संख्या लास्ट जो है 395 ही मिलेगी, और क्योंकि वो एबीसी करके जो है क ख ग करके इसमें ऐड कर देते हैं। 25 भाग है लेकिन संख्यांक 22, ये 12 अनुसूचियां हैं। और उसका कारण क्या है, तो भारत का भौगोलिक विस्तार, संस्कृति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कानून विशेषज्ञों के महत्व के कारण जो है भारत का ये जो है संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन की चर्चा अगर आप हमारे इस वीडियो को सीरियसली समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं। तो भारत के संविधान का कनाडा एवं आयरलैंड के संविधानों का क्या प्रभाव है? भारत के संविधान पर कनाडा और आयरलैंड के संविधानों का क्या प्रभाव है? तो कनाडा के संविधान की बात करते हैं तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन है वो जो है मुख्य रूप से आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अब जितने भी बच रहे हैं, देखिए अमेरिका का पूछ लिया, आयरलैंड का पूछ लिया और अपना कनाडा पूछ लिया। इंपॉर्टेंट जो बचता है ब्रिटेन और भारत शासन अधिनियम बचता है, बाकी सबके तो एक एक दो ही आपको चीजें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है 2018 में पूछा गया था मेंस एमपीपीएससी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के का क्या प्रावधान है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली बात हमें उसका जो मेन बॉडी है वो लिखना है कि राज्य। अब यहाँ पर राज्य का मतलब कोई उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से नहीं, बल्कि राज्य का मतलब भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में उल्लेखित राज्य से है, जिसमें भारत सरकार, संसद या राज्य सरकार, संसद, विशेष प्राधिकरण जैसे नगर निगम प्राधिकरण, वो चीजें आती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ पर या शब्द आ रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दोनों में से एक लिखना है, यहाँ पर दोनों ही लिखना है। तो विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण का क्या अर्थ है? तो विधि के समक्ष जो क्षमता है ब्रिटिश मूल का है, अर्थात ये नकारात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है, और विधियों का समान संरक्षण जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सकारात्मक अभिव्यक्ति है। नकारात्मक अभिव्यक्ति मीन्स ये किसी विशेष अधिकारों की किसी विशेष व्यक्ति में जो है अनुपस्थिति शो करता है, अर्थात कानून के समक्ष जो है सभी समान है, और ये भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। क्यों हम यहाँ पर इस लाइन का डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके अलावा सारे जो फंडामेंटल राइट है वो सभी पे अप्लाई होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है संवैधानिक प्रावधान के तहत भारतीय संसद के गठन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भारतीय संसद के गठन को 2018 में क्वेश्चन आया था। तो हमें नॉर्मल सी चीजें लिखनी है कि गठन कब का क्या उल्लेख है। तो अनुच्छेद 79 से 122 तक में संसद के गठन की चर्चा की गई। इसकी संरचना जो होती है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनी होती है। आप चाहे तो इनके थोड़ा इनके बारे में इंट्रो दे सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपको लिखना चाहिए। और कार्य क्या है? तो केंद्रीय स्तर पर विधि निर्माण जो है मुख्य रूप से संसद का प्रमुख कार्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, समझाइए। ठीक है, तो 3 मार्कर में हमें इसका उल्लेख करना चाहिए था। तो सबसे पहले हम बात करें मूल अधिकार की। हम सभी पता है मूल अधिकार जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये किसी भी व्यक्ति के वैयक्तिक अधिकार होते हैं, पर्सनल अधिकार होते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य का सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का एक ढांचा है, राज्य के लिए एक निर्देशक तत्व की तरह कार्य करते हैं। तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों का लक्ष्य एक ही है, व्यक्ति का विकास और कल्याणकारी राज्य की स्थापना। मुख्य रूप से व्यक्ति का विकास फंडामेंटल राइट दर्शाता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा व्यक्त की गई है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। अर्थात अगर व्यक्ति का विकास होगा तो कल्याणकारी राज्य रहेगा और कल्याणकारी राज्य है तो व्यक्ति का विकास होगा, एक दूसरे के पूरक है। मूल अधिकार व्यक्ति को सफल बनाता है तो नीति निर्देशक तत्व समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की प्रेरणा देते हैं। अतः कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप इसमें और जो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के स्पष्टीकरण लिख सकते हैं। इनके बीच में आपको डिफरेंस अगर आता है तो उससे भी कोरिलेट करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वित्त आयोग का गठन क्या है? तो आर्टिकल 280 में दे रखा है। संरचना एक 1+4 सदस्य होते हैं, अर्थात एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी ये एग्जाम में पूछा गया है, ये 2018 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था।
भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाने का प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं संपत्ति के अधिकार कहाँ कहाँ पर दे रखा था। तो पूर्व में जो है मूल अधिकार में 19(1)(च) में दे रखा था और आर्टिकल 31 में दे रखा था। वर्तमान स्थिति ये है कि इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आज वर्तमान में आर्टिकल 300A में है। कारण क्या है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अर्थों और उसके उद्देश्य को प्राप्त करना। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस बारे में? इसमें उल्लेखित 4 विषयों को लिखिए। तो यहाँ पर ये नया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची की, तो 73 संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको शामिल किया गया था और पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व के बारे में उपबंध किए गए हैं और इसमें कुल 29 विषय हैं। लेकिन अगर हमको 4 विषय पूछे हैं तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण विकास, पीने का पानी और पुस्तकालय जैसी चीजें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आपको और 29 विषय पढ़ने हैं तो आप अपनी रेफरेंस बुक उठाइए, वहां से 29 विषय को एक बार भी रीड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप 10 चीजें आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया तो सिंपल सी बात है, आपको जो है नगर निगम का भी याद रख लेना चाहिए कि वहां पर टोटल 18 विषय हैं। क्या विषय वहां से आप 4 लिख सकते हैं इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित किन्हीं 3 मूलभूत मान्यताओं को लिखिए। तो अगर हम उसकी मूलभूत मान्यताएं लिखें तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है और व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। तो हम ये चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो 11 दिसंबर 1946 को BN राव को जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगर हम इनकी बात करें तो 60 देशों की यात्रा इन्होंने की थी और वहां के संविधानों का अध्ययन किया था। तो संविधान निर्माण में इनकी काफी जो है महत्वपूर्ण योगदान था और संवैधानिक सलाहकार भी कहे या हम इन्हें वैज्ञानिक सलाहकार भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो चलिए खत्म हो गया। तो इतने ही क्वेश्चन हमने शामिल करे थे, अभी और भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बाकी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बाद हम नए क्वेश्चन को समावेश करेंगे जो हमारे पूरी यूनिट को कवर करेंगे। तो बताइएगा आपको ये वाला सेशन कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।